तो पहले हम बात करेंगे कमेटीज रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को स्टडी करने के लिए वेरियस कमेटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इन सभी कमेटीज़ के नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि याद होंगे भी नहीं। बट हाँ, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी एक रिकॉल वैल्यू होनी चाहिए कि अगर बाई चांस कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो आपको थोड़ा बहुत तो ये होना चाहिए कि हाँ यार ये पढ़ा हुआ है। तो एक बार नाम देख लेते हैं फटाफट से। देखो, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट किया गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अमेंडमेंट्स टू इलेक्शन लॉज को, और इसको तो याद कर लो बिकॉज सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट किया गया इसको। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अमेंडमेंट्स टू इलेक्शन लॉज कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया इसको? 1971-72 में। फिर इसके बाद एक अनऑफिशियल कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अनऑफिशियल कमेटी मतलब इसको गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया था। कमेटी का नाम क्या था? तारकुंडे कमेटी। इसको अपॉइंट किया गया 1974 में, और किसने अपॉइंट किया? जेपी नारायण ने। किसने अपॉइंट किया? जेपी नारायण ने। शायद आपको बेसिक आइडिया हो कि बिहार में एक टोटल रिवोल्यूशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, इसके लीडर थे जेपी नारायण। बेसिकली बिहार गवर्नमेंट में जितना भी करप्शन हो रहा था उसके अगेंस्ट में टोटल रिवोल्यूशन मूवमेंट की शुरुआत करी थी जेपी नारायण ने। अल्टीमेटली ये जो टोटल रिवोल्यूशन मूवमेंट है ये ऑल इंडिया लेवल तक पहुंचेगा। इनफैक्ट लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों लीडर्स इसी टोटल रिवोल्यूशन मूवमेंट की देन है। उस टाइम पे ये दोनों लीडर्स स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा हुआ करते थे, आज की डेट में टावरिंग लीडर्स हैं। तो तारकुंडे कमेटी को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? 1974 में। किसने किया? जेपी नारायण ने। इस तारकुंडे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1975 में। दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1990 में। वोहरा कमेटी ऑन द नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1993 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेशंस ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कब आई? 1998 में। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1998 में। और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को सपोर्ट किया था। तो अगर कोई पूछ ले कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को किस कमेटी ने सपोर्ट किया था? इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने सपोर्ट किया था। इसको बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1999 में। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 170वीं रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल लॉज कब आई? 1999 में। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, अपन इसके बारे में ढंग से बात करेंगे। इसने काम किया 2000 से लेके 2002 तक। इसके अलावा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई ऑन प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कब? 2004 में। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ऑन एथिक्स इन गवर्नेंस, ये कब आई? 2007 में। और ये शायद यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन GS4 के लिए, एथिक्स के पेपर के लिए इसके शॉर्ट नोट्स, इसकी समरी को पढ़ा जाता है, तो ये वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तनख्वाह कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। कब अपॉइंट किया गया? 2010 में। और क्यों अपॉइंट किया गया इसको? पूरा इलेक्शन लॉज और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को स्टडी करने के लिए, देखने के लिए कि उनमें कोई कमी तो नहीं है। बेसिक सिंपल सी चीज़ है। एक बार फिर से नाम देख लेते हैं। पहली वाली को याद रखना, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी को याद रखना। बाकी दिनेश गोस्वामी, वोरा कमेटी, इनकी थोड़ी रिकॉल वैल्यू आपकी होनी चाहिए। 2-4 बार अगर देखोगे तो ये ऑटोमेटिक रिकॉल होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम से फ्रेश याद आ जाए, लेकिन अगर प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत होगा कि हाँ यार दिनेश गोस्वामी कमेटी कहीं पढ़ी है या वोरा कमेटी कहीं पढ़ी है, तो उतना रिकॉल वैल्यू रखो। देखो एक बार फिर से नाम देख लेते हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अमेंडमेंट्स टू इलेक्शन लॉज कब कॉन्स्टिट्यूट की गई? 1971-72 में। दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कब कॉन्स्टिट्यूट की गई? 1990। इसको अपन ने तारकुंडे कमेटी को छोड़ दिया बिकॉज अनऑफिशियल है, बहुत रेयर चांस है इसके बारे में पूछा जाए। वोहरा कमेटी ऑन द नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स कब आई? 1993 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कब आए? 1998 में। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? 1998 में। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 170वीं रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल लॉज कब आया? 1999 में। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साल 2000 से लेकर 2002 के बीच में इन्होंने काम किया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक और रिपोर्ट ऑन प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कब आया? 2004 में। सेकेंड ARC की रिपोर्ट ऑन एथिक्स इन गवर्नेंस कब आई? 2007 में। फिर तनख्वाह कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट की गई? 2010 में। और इन वेरियस कमेटीज़ की रिकमेंडेशन के बेसिस पे बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को कैरी आउट किया गया है। इनको बेसिकली अपन 4 हेड्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो अपन देखते हैं कि 1996 से पहले तक
क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को कैरी आउट किया गया। फिर देखते हैं कि 1996 में किन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को कैरी आउट किया गया। फिर देखते हैं आफ्टर 1996 किन किन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को कैरी आउट किया गया। और फाइनली 2010 के बाद से ये जो तनख्वाह कमेटी थी, इसके बाद से किन किन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को कैरी आउट किया गया। आज के सेशन में हम बात करेंगे बिफोर 1996। देखो शुरू करते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिफोर 1996 से पहले तक किन किन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को कैरी आउट किया गया। पहला तो अपन ने पढ़ा हुआ है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1984 में, और इसके थ्रू वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया। पहले वोटिंग एज कितनी थी 21 ईयर्स, उसको रिड्यूस करके कितना किया गया 18 साल किया गया। 18 ईयर्स किया गया वोटिंग एज को बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1984। सरकार को लगा कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसका ओपिनियन हमें लेना चाहिए, उसको भी हमें पॉलिटिकल प्रोसेस में इंक्लूड करना चाहिए। और जब हम अडल्ट कंसीडर कर रहे हैं 18 साल पे, तो क्यों ना वोटिंग एज को भी 18 साल किया जाए। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1984 के थ्रू वोटिंग एज कितनी की गई 18 ईयर्स की गई। इसके अलावा 1989 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड किया गया था 1988 में। ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये इफेक्ट में आए 1989 में। पहला अमेंडमेंट क्या कहता है कि जितने भी ऐसे ऑफिसर्स हैं और जितना भी ऐसा स्टाफ है जो कि इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करने के काम पे, रिवीजन के काम पे, करेक्शन के काम पे लगाया गया है, उसको कंसिडर किया जाएगा दैट इट इज़ ऑन डेपुटेशन टू इलेक्शन कमीशन। इसका मतलब क्या है, देखो हमें ये पता है कि इलेक्शन कमीशन का अपना कोई लंबा चौड़ा स्टाफ नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन एसेंशियली क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को उठाता है, उनको नॉमिनेट करता है एज कि आप हो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, आप हो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, आप हो रिटर्निंग ऑफिसर, या फिर आपका काम है इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करने का, रिवीजन करने का, करेक्शन करने का। ऐसे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितना भी स्टाफ है जो कि है तो स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको नॉमिनेट किया है, उसको जिम्मेदारी दी है इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करने की, रिवाइज करने की, करेक्ट करने की। इन ऑफिसर्स को, इस स्टाफ को उस टाइम पीरियड के लिए, उतने टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम पीरियड के लिए ये इलेक्टोरल रोल्स का कामकाज कर रहे हैं, उतने टाइम पीरियड के लिए इनको कंसिडर किया जाएगा दैट दे आर ऑन डेप्यूटेशन टू इलेक्शन कमीशन। एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि उतने टाइम पीरियड के लिए इन ऑफिसर्स को, इस स्टाफ को इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स, इलेक्शन कमीशन का स्टाफ माना जाएगा। इनके ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल, इनके ऊपर पूरा पूरा सुपरिटेंडेंस किसका होगा, इलेक्शन कमीशन का होगा। और ये किया क्यों गया, ये किया गया इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए। देखो ये जो ऑफिसर्स हैं, ये जो स्टाफ है, ये किसका है, ओरिजिनली स्टेट गवर्नमेंट का है। अगर इनके ऊपर कंट्रोल, इनके ऊपर सुपरिटेंडेंस भी स्टेट गवर्नमेंट का ही रहे, तो हो सकता है कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को मिसयूज़ करना चाहे और इन ऑफिसर्स को, इस स्टाफ को डराए और बोले कि देखो या तो हमारी बात सुनो, इन इलेक्टोरल रोल्स में थोड़ा बहुत घपला करो हमारे फ़ायदे के लिए, या फिर हमारा कंट्रोल है फिर तो हम बता देंगे आप लोगों को। ऐसा ना हो इसके लिए सीधे सीधे बोल दिया गया 1989 में कि ये जितने भी ऑफिसर्स हैं और जितना भी स्टाफ है जो कि इलेक्टोरल रोल का कामकाज करेगा, जितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्टोरल रोल का कामकाज करेगा, उतने टाइम पीरियड के लिए ये मान लिया जाएगा दैट दे आर ऑन डेप्यूटेशन टू इलेक्शन कमीशन। इनके ऊपर पूरा कंट्रोल, पूरा सुपरिटेंडेंस किसका होगा, इलेक्शन कमीशन को होगा। इसके अलावा 1989 में राज्यसभा के लिए अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है या स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है, तो नंबर ऑफ प्रपोजर्स को इंक्रीज किया गया। प्रपोजर्स क्या होता है ये अपन ने पढ़ा हुआ है, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है, वाइस प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है। होता क्या है, मान लेते हैं कि किसी को राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है, तो अपने नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करने के लिए उसको कुछ इलेक्टोर्स का, इलेक्टोर्स मतलब ऐसे लोग जिनको उस चुनाव में वोट डालने की पावर होती है, कुछ इलेक्टोर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करने के लिए भी सपोर्ट चाहिए होता है। ये क्यों किया गया था, बिकॉज पहले कोई भी इंसान जिसको भले एक आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो भी नॉमिनेशन पेपर फाइल कर देता था, वो भी बोल देता था कि देखो मैं तो लड़ना चाहता हूँ, जीतेंगे जीतेंगे, नहीं जीतेंगे तो क्या है, हवा तो बनी जाएगी। ऐसे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करने के लिए ये बोला गया 1989 में कि अगर किसी को राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है या स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन लड़ना है, तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रपोजर्स चाहिए। और ये जो प्रपोजर्स का नंबर है इसको इंक्रीज किया गया, और कितना किया गया, या तो 10% ऑफ द इलेक्टोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर 10 सच इलेक्टोर्स विच एवर इज लेस।
इन दोनों में से या तो 10 होने चाहिए, 10 लोगों का, 10 इलेक्टोर्स का सिग्नेचर होना चाहिए, या 10% ऑफ द इलेक्टोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी इलेक्टोर्स हैं उनका 10% नंबर ऑफ प्रपोजर्स होने चाहिए। इन दोनों में से जो भी लेस हो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि राजस्थान से किसी को राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है, तो राज्यसभा के इलेक्शन में वोट कौन डालेगा राजस्थान से? राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये फॉर्म करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन के लिए इलेक्टोर को। मतलब राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें से 10% एज प्रपोजर्स आपके नॉमिनेशन पेपर को साइन करें, ये बोलें कि हाँ हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो ही आप नॉमिनेशन पेपर को फाइल कर सकते हो। ये ध्यान रखना, या तो 10% ऑफ द इलेक्टोर या फिर 10 सच इलेक्टोर्स, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो नंबर, वो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, और उस कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर दो, उतने नंबर ऑफ प्रपोजल्स अगर आपके पास में हैं तो आप अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हो फॉर द इलेक्शन टू राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद बात आती है 1989 में एक प्रोविजन लाया गया और ये बोला गया कि इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को यूज़ किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बार ईवीएम्स को यूज़ किया गया 1998 में, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे यूज़ किया गया। राजस्थान, एमपी और दिल्ली की असेंबली इलेक्शंस के दौरान कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यूज़ किया गया ईवीएम्स को पहली बार 1998 में। फिर पहली बार जनरल इलेक्शंस में, पूरे स्टेट के असेंबली इलेक्शंस में यूज़ किया गया 1999 में गोवा की असेंबली इलेक्शंस में। देखो, राजस्थान, एमपी और दिल्ली की जब असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे तो उनकी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1998 में ईवीएम्स को यूज़ किया गया एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। फिर 1999 में पहली बार पूरी असेंबली के इलेक्शंस के लिए ईवीएम्स को यूज़ किया गया, और वो असेंबली कौन सी थी? गोवा की असेंबली। और फिर अपने को पता है कि 2003 में जितने भी स्टेट के इलेक्शंस थे और जितने भी बाई इलेक्शंस थे वो ईवीएम से करवाए गए, और 2004 में लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं वो ईवीएम से करवाए गए थे। इसके अलावा 1989 में बूथ कैप्चरिंग को लेके भी प्रोविजंस लाए गए। ये बोला गया कि अगर बूथ कैप्चरिंग की जा रही है तो पूरे के पूरे इलेक्शन को या तो एडजर्न किया जा सकता है। ये बोला जा सकता है कि भाई बूथ कैप्चरिंग की संभावना है तो हम आज इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, जो फिक्स डेट है उसको नहीं करवा रहे हैं, फर्दर कोई डेट पे करवाएंगे, जब स्थिति सुधरेगी तब करवाएंगे। या अगर इलेक्शन हो गया है तो पूरी की पूरी तरीके से इलेक्शन को कैंसिल किया जा सकता है, या तो एडजर्न कर दें किसी फ्यूचर डेट पे, या पूरी की पूरी तरीके से इलेक्शन को कैंसिल कर दें। ये दोनों ही प्रोविजन डाले गए इन केस ऑफ बूथ कैप्चरिंग। अच्छा, बूथ कैप्चरिंग का मतलब क्या होता है? या तो सीजर ऑफ अ पोलिंग स्टेशन एंड मेकिंग पोलिंग अथॉरिटीज सरेंडर बैलेट पेपर्स और वोटिंग मशीन्स, कि किसी आदमी ने पोलिंग स्टेशन पे ही कब्जा कर लिया है और पोलिंग अथॉरिटीज़ को फोर्स कर रहा है बैलेट पेपर्स को सरेंडर करने के लिए, वोटिंग मशीन्स को सरेंडर करने के लिए, तो ये माना जाएगा कि पोलिंग बूथ को कैप्चर कर लिया गया है। या फिर टेकिंग पोजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन एंड अलाउइंग ओनली वंस ओन सपोर्टर्स टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज, कि किसी ने पोलिंग स्टेशन के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है और सिर्फ अपने सपोर्टर्स को अलाउ कर रहा है, या सिर्फ किसी एक आदमी के सपोर्टर्स को अलाउ कर रहा है वोट डालने के लिए, उस सिनेरियो को भी क्या बोला जाएगा कि बूथ कैप्चर कर लिया गया है। या फिर थ्रेटनिंग एंड प्रिवेंटिंग एनी इलेक्टोर फ्रॉम गोइंग टू पोलिंग स्टेशन, कोई आदमी है जिसका राइट टू वोट है, वोट डालना चाहता है, लेकिन उसको कोई बाहुबली फोर्स कर रहा है, डरा रहा है कि आप वोट डालने नहीं जाओगे, बिकॉज हो सकता है वो जो आदमी वोट डालने वाला है वो उसको सपोर्ट नहीं करता हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट की जा रही है तो भी मान लिया जाएगा कि बूथ को कैप्चर किया जा रहा है। ये भी एक तरीके से क्या हो रहा है कि आप अपने सपोर्टर्स को अलाउ कर रहे हो वोट डालने के लिए, और जो आपके अपोजिशन में उनको आप अलाउ नहीं कर रहे हो, मतलब आप पोलिंग को रिग कर रहे हो, पोलिंग के साथ में छेड़खानी कर रहे हो, तो इसको भी बोला जाता है बूथ कैप्चरिंग। या फिर सीजर ऑफ द प्लेस बीइंग यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑफ वोट्स, कि आपने वोटिंग बढ़िया तरीके से होने दी, लेकिन जब वोट्स की काउंटिंग हो रही है आपने उस जगह पे अपना कब्जा इस्टेब्लिश कर लिया है, तो भी इसको क्या माना जाएगा? बूथ कैप्चरिंग माना जाएगा। और बूथ कैप्चरिंग के केस में या तो पोल्स को एडजर्न किया जा सकता है कि दोबारा पोल्स करवाए जाएंगे किसी फ्यूचर डेट पे, या जो पोल्स हुए हैं उनको पूरी तरीके से कैंसिल किया जा सकता है। दोनों ही प्रोविजंस हैं। फिर इलेक्टोर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इपिक, बेसिकली इलेक्टोरल प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, क्विक बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया 1993 में
कि अब सबको एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इश्यू किया जाएगा। ये जो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है ये आपको लेके जाना पड़ता है अपने साथ में, दिखाना पड़ता है पोलिंग स्टेशन के ऊपर, और पोलिंग अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसी आईडी के बेसिस पे आपको वेरीफाई करते हैं कि आपका नाम है या नहीं है। अगर आपके पास में ये आईडी है और आप वैलिड कैंडिडेट हो तो आप वोट डाल सकते हो, अगर आप वैलिड नहीं हो तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा पोलिंग स्टेशन से। मतलब ये जो बोगस वोटिंग होती थी, जो फर्जी वोटिंग होती थी, उसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि हम एक इलेक्टोर फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू करेंगे। ये जो इलेक्टोर फोटो आइडेंटिटी कार्ड है ये इशू किया जाता है इलेक्टोरल रोल के बेसिस पे। अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में है, रजिस्टर्ड है, तो आपके लिए ये आईडी इशू कर दी जाएगी। आप सबके पास में होगी अगर आप 18+ हो तो। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। बहुत सिंपल सेशन था। इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये याद रख लेना कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1984 के थ्रू वोटिंग एज को किया गया 18 साल। दूसरा याद रख लेना कि इलेक्टोरल रोल के कामकाज के लिए जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जितना भी स्टाफ होता है, वो उस टाइम पीरियड के लिए कंसिडर किए जाते हैं दैट दे आर ऑन डेपुटेशन टू इलेक्शन कमीशन। उनके ऊपर पूरा कंट्रोल, पूरा सुपरिटेंडेंस किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का। राज्यसभा के इलेक्शन के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन के लिए नंबर ऑफ प्रपोजर्स को इंक्रीज किया गया। कितना किया गया? या तो 10% ऑफ इलेक्टोर्स या फिर 10 सच इलेक्टोर्स, इन दोनों में से जो भी कम हो वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी होती है। 1989 में प्रोविजन डाला गया कि ईवीएम्स को यूज़ किया जा सकता है। बूथ कैप्चरिंग के केस में पोल्स को पूरी तरीके से कैंसिल किया जा सकता है या उनको एडजन भी किया जा सकता है। और बूथ कैप्चरिंग का सिनेरियो क्या है वो अपन ने देख लिया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है उसने 1993 से इलेक्टोर फोटो आइडेंटिटी कार्ड को इशू करना शुरू किया है। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। बहुत ईजी सेशन था। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।